18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर मोस्ट वांटेड बद्दों से जुड़ी ये खबर है। एनआरआई महिला ने बद्दों पर आरोप लगाया है कि बद्दों ने 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा कर ली है। बद्दों की खौफ से महिला ने देश छोड़ दिया। 2005 में बद्दों ने जमीन कब्जाई थी। एनआरआई महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। परतापुर में करोड़ों की ये जमीन है जो 2019 से ही फरार है बदन सिंह बद्दो। बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। इसी बीच एनआरआई महिला ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है कि 2005 में बद्दो ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। करोड़ों की ये जमीन जिस पर उसने कब्जा कर लिया था। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल, बद्दों को तो पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। इसी बीच एक और मामला सामने आ गया। 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन एक महिला की कब्जा कर लिया था बद्दों ने। और क्या जानकारी? देखिए, एक महिला आज एसएसपी ऑफिस पहुंची थी जिसने एक खुलासा किया कि 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन जो है वो बद्दो और उसके गुर्गों ने कब्जा ली है। इसी मामले में इंसाफ की गुहार लगाने वो एसएसपी दफ्तर पहुंची थी। हाल ही में अतीक पर एक्शन के बाद उसे कार्रवाई की उम्मीद जागी थी। पिछले 18 साल से महिला बाहर थी और बद्दों से अपनी जान बचाकर देश उसने पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन अब जब कार्रवाई की उम्मीद जागी तो वो वापस लौटी है और अब एसएसपी ऑफिस पहुंची है। महिला ने साफ तौर पर यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री से मिलकर वो इस पूरी मसले को बताएगी और उनसे कार्रवाई की गुहार भी लगाएगी। उसने बताया कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है और 2005 में उसको गन पॉइंट पर लेकर उसकी जमीन कब्जाई गई थी। उसके फादर की मौत हो चुकी है और माँ बुजुर्ग है। ऐसे में उसका कोई नहीं है जो उसे इंसाफ दिला सके, लेकिन अब उसे उम्मीद जागी है और वो योगी से गुहार लगाना चाहती है। खुद इसी मामले में आज एसएसपी से भी मिली। हालांकि मीडिया से उन्होंने किनारा किया, मीडिया से बातचीत नहीं की। तो फिलहाल अपनी पहचान पूरी तरह से उजागर नहीं करना चाहती है ये महिला, लेकिन इंसाफ की उम्मीद में अब लौटी है स्वदेश और मुलाकात पुलिस से करके इंसाफ की गुहार लगाई है इन्होंने। धन्यवाद आपका निखिल पूरी जानकारी देने के लिए। इधर मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बैजनाथ यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए की 2 संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें, बैजनाथ यादव बाराबंकी एम्बुलेंस के प्रकरण में मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी आनंद यादव का पिता है। उस पर अवैध हथियार फैक्ट्री के संचालन का भी आरोप है। और आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, वकील राज नारायण सिंह हत्याकांड मामला जिसमें पूर्व मंत्री अंगद यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पूर्व मंत्री समेत 4 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 4 आरोपियों को कोड नंबर 3 आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 2015 को सोधारी थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या हुई थी अधिवक्ता राज नारायण सिंह की। इसी हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। पूर्व मंत्री अंगद यादव, उनके बेटे समेत 4 लोग आरोपी बनाए गए थे जिन पर दोष साबित हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब सजा का भी ऐलान कर दिया है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, इस मामले के बारे में बताएं। अब सजा का ऐलान हो गया है, आगे क्या स्टेप होगा पूर्व मंत्री की ओर से? जी मेनका, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे 19 दिसंबर 2015 की सुबह अधिवक्ता राजनारायण सिंह अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी कुछ बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ गोली मारकर अधिवक्ता को मौत की नींद सुला देते हैं। जिस मामले में पूर्व मंत्री जो बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं अंगद यादव, उनके बेटे व 2 अन्य के खिलाफ यानी कुल 4 अभियुक्तों को मुलजिम बनाया गया था। जिस मामले में कुछ ही महीने बाद अंगद यादव थाने में सरेंडर कर जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ से आजमगढ़ जेल रखे जाते हैं, जहाँ से अभी 2 साल पूर्व उनका नैनी जेल ट्रांसफर कर दिया था। ट्रायल चल रहा था, लगातार वो गवाहों पर दबाव बना रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, जिसके बाद आज उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया जाता है। एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास के साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। उनके साथ साथ उनके बेटे और उनके 2 सहयोगियों को भी सजा का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ अभी न्यूज 18 की खास बातचीत उनके परिजनों से हो रही थी जिनके घर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उन्होंने योगी सरकार के साथ साथ एमपी एमएलए कोर्ट का भी धन्यवाद किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इसके
पूर्व की सरकारों में हम लोगों पर सुरक्षा नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से हम लोग गवाही नहीं कर पाते थे और दबाव बनाया जाता था। लेकिन 2017 से 22 की सरकार में 5 सालों में जिस तरीके से लगातार ट्रायल चला है और एक एक करके एक गवाह जो है कोर्ट में अपने बयान निडर तरीके से रखे, उसी का आज परिणाम रहा है कि आज वाकई बड़े और मंत्री 2015 का मसला है और 2015 के मसले पर 2023 में अगर फैसला आ जाए तो ये भी, और वो भी जब मामला किसी मंत्री से जुड़ा हो, पूर्व मंत्री से जुड़ा हो, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई थोड़ी जल्दी तो हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि पूर्व मंत्री की ओर से अब इस फैसले के खिलाफ क्या स्टेप लिया जाता है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगर आप ट्रेनों में यात्रा करने जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा। ट्रेनों में यदि कोई आपको मां के हाथ से बने लड्डू खिलाए या कोई दूसरी चीज खाने को दे तो सावधान रहिएगा। अक्सर घर से निकलते वक्त बचपन में भी आपको इस तरह से सावधान किया गया होगा कि बाहर किसी अनजान के हाथ से कुछ खाना नहीं। और यही बात एक बार फिर से मैं कह रही हूं, इसकी वजह है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लूट के शिकार हो जाएंगे। इसका खुलासा तब हुआ जब जीआरपी ने इन लुटेरों को पकड़ा है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और ये दोनों ट्रेन में यात्रियों से दोस्ती करते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, फिर खाने पीने की चीजें शेयर करते हैं। यात्री के बेहोश हो जाने पर उनका सामान लेकर भाग जाते हैं। अब तक इन्होंने 40 से 50 इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इनके पास से नशीला पदार्थ, लूटे गए पैसे, गहने समेत तमाम चीजें बरामद हुई हैं। बड़ी बात यह है कि ये सभी शताब्दी राजधानी जैसी ट्रेनों को खासतौर पर अपना निशाना बनाते हैं। तो ये जो अपराधी थे दोनों, पवन दिवाकर और सलीम खान, ये लोग जो है दिल्ली से कलकत्ता की जाने वाली गाड़ियों में यात्रा करते थे। अपने घर से बने हुए जो लड्डू वगैरह इत्यादि जो है मेवे के इत्यादि तैयार करके लाते थे, उसमें नशीला पदार्थ मिलाए रहते थे, बरगला करके, और फिर उनको खिला देते थे। और जब यात्री बेहोश हो जाता था तो उसके सारे सामान को लेकर के ये अगले रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे वो बेहोश होने के बाद उतर जाते थे। इमोशनल अत्याचार का एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने देखने को मिला जिसने जीआरपी पुलिस के होश उड़ा दिए। ट्रेनों में अपर क्लास में यात्रा करके अपने सह यात्रियों के साथ दोस्ती करना और उन्हें लूट कर 9-2-11 हो जाना, किसी को मां के हाथ के लड्डू खिलाना तो किसी को मठे के आलू और पूड़ी खिलाकर लूट लेना, ऐसे गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। अब पुलिस के अधिकारी उन बाकी गैंग के सदस्य तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो इस तरह के इमोशनल अत्याचार करते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 48 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान तस्करों के पास 120 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शातिर बरेली के रहने वाले हैं। इधर कौशाम्बी में ट्यूबवेल की रखवाली कर रहे युवक की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस को तहरीर दी है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना सराय थाना क्षेत्र के कुटिया गांव की है। एक व्यक्ति की रात में सोते समय हत्या कर दी गई है। मौके पे पुलिस टीम है, बॉडी को मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। परिवार वालों ने कुछ लोगों पे संदेह किया है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। कुछ लोग मिल भी गए हैं और नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित। मामला है, कुछ और मामला है? नहीं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है हत्या किन कारणों से हुई। कुछ विवाद की बात बताई जा रही है जमीन की देखरेख के संबंध में। इधर शाहजहांपुर में गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर नदी में पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र में बह रही रामगंगा नदी के पेंटून पुल का ये मामला है, जहां पर निजामपुर का रहने वाला रणवीर गेहूं लेकर घर जा रहा था। पुल पर चढ़ते वक्त ही ट्रैक्टर ट्रॉली डिसबैलेंस हो गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर नदी में गिर गई। 50 क्विंटल गेहूं नदी में बह गया।